मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने की प्रेस वार्ता, कहा पूरा देश पहलवानों के साथ, दोषियों पर कार्रवाई करे बीजेपी सरकार। उन्नाव में हुआ भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर कार बिजली पोल से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। जालौन प्रशासन की खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, 1 जेसीबी 6 ट्रैक्टर को किया गया सीज, कई माफिया पुलिस पर बना रहे दबाव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच बीजेपी सांसद ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक मेगा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा। गोंडा में शक्ति प्रदर्शन करते हुए ब्रजभूषण सिंह का शायराना अंदाज दिखा। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने शायरी पेश करते हुए कहा, कभी अश्क कभी गम तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। वहीं रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर वार किया। अश्क अश्क अश्क, गम गम, अश्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अश्क गम, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अश्क अश्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आया यार, इसको मैंने कहा अश्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहे या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहे कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। भाइयों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से लेकर के नए कार्यकर्ता, 91 से लेकर के 89 से लेकर के आज तक के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। भाइयों, कभी कभी हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, सन 1947 में देश आजाद हुआ। सन 1947, भैया रोक दीजिए, थोड़ा देर रोक दीजिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ।
और बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया। और मेरे भाइयों, 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। रुक जाए यार, नौमीन ना आगे पीछे करो भैया, बहुत हिलावत है यार। चलो हापुड़ में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए जेएमएस स्कूल पहुंचे, जहां उनके पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया, जिससे कि शिक्षा को लेकर छात्रों का मनोबल बढ़ाया जा सके। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों और उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें खुशी हुई। जिन छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिन्होंने अपनी परीक्षाओं में अच्छा नतीजा हासिल किया, आज उनका सम्मान। इसमें पूरे जिले के उन्होंने बच्चे बुलाए थे और बड़ी खुशी हुई बच्चों को देखकर, उनकी प्रतिभा को देखकर। 97% वाले भी बच्चे थे, 98% वाले भी बच्चे थे, और यही बच्चे भारत के भावी कर्णधार हैं। तो ऐसे युवा वर्ग से मिलकर खुशी भी होती है, और उनको अगर हम कुछ प्रोत्साहित कर सकें, प्रेरणा दे सकें, तो हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। देखिए, 9 वर्ष हो गए, आपने भी 9 वर्ष देखे, जनता ने भी 9 वर्ष देखे, और जनता जो है वो जानती भी है कि 9 वर्ष से पहले देश की क्या हालत थी। सब जगह एक अंधकारमय वातावरण था, और इस 9 वर्ष के अंदर जो विकास हुआ है उसकी कोई तुलना नहीं है। हर जगह विकास हुआ, और ये जरूरी है कि हम, मोदी जी ने शुरू किया था, हर वर्ष हम अपनी सरकार की एक रिपोर्ट दें। बीच में कोरोना काल के अंदर वो नहीं हो पाया, और उसके बाद फिर काम इतने थे कि शायद उसके आगे भी हम जिस तरीके से जाना चाहिए था, हम लोगों को नहीं जा पाए। तो अब समय आया लोगों को याद दिलाने का, क्योंकि जनता की जो स्मरण शक्ति है वो कमजोर होती है। आज एक काम हुआ, उसका याद रखा, दूसरे दिन दूसरा काम हो गया, ये भूल गए दूसरा, और एक टाइम वो आता जब वो सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जो दुष्प्रचार चलता है तो असली चीजें उसमें लोग बाग भूल जाते हैं। तो जरूरी है असलियत को दोबारा दिखाने की, लोगों को बताने की कि क्या काम हुआ। आज जीवन सुलभ है, हर सुविधा के अंदर जनता को लाभ हुआ है, खासकर गरीबों का कल्याण हुआ है, सुशासन है। इन सब चीजों को देखते हुए जरूरी था कि 9 साल की उपलब्धियां जनता के। सपा सांसद डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करने पहुंची। यहां डिंपल यादव ने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटा, और इस दौरान डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। डिंपल यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे देश का युवा परेशान है। वहीं उन्होंने महिला पहलवानों के समर्थन में भी बोला। अब भाजपा है, हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है, मेरी अपनी यह राय है। और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है, एफआईआर हुई है, और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर, जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार कब्जे हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि यहाँ की अगर रस्सी उठा के देखी जाए तो ज्यादातर यहाँ के बीजेपी के लोग घूम भाग के निकलेंगे। आप लगातार भाजपा की सरकार जब से आई है, हमारे दलित भाई बहनों पे, हमारे पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं, और महिलाएं भी इन उत्पीड़न मामलों से बची नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि
कि भाजपा को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। लगातार समाजवादी पार्टी अगर आप एनसीबी के आंकड़े निकाल लेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों के उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वह लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और रोजगार घटे हैं। जहां बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है। जहां शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सभी सेवाएं जो और अच्छी होनी चाहिए थी वो घटी हैं। तो मेरा मानना है कि यह सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कहती है, जबकि भाजपा जाति जनगणना से दूर भाग रही है। क्या इनको डर है कि 2024 में अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हमारा जो काला मेरा मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे, और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जाति की जनगणना। समाजवादी पार्टी महिला महासभा की राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर सुनीता सिंह अपने गृह जनपद आजमगढ़ पहुंची, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद करते हुए कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वो बखूबी निभाने की कोशिश करेंगी और आने वाले 2024 लोकसभा के चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने महिला महासभा अग्रणी भूमिका निभाएगी। कार्यालय पर आजमगढ़ समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव बनाई गई हमारे जनपद की बहुत ही संघर्षशील महिला सुनीता सिंह का आगमन हुआ है। समाजवादी पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन करती है। सुनीता सिंह अनजान चेहरा नहीं बल्कि आजमगढ़ में संघर्षों की प्रतीक मानी जाती हैं। इनके नेतृत्व में तमाम आंदोलन हुए, जिस आंदोलन को लेकर के समाजवादी पार्टी संघर्ष की और आज समाजवादी पार्टी को बल देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे जनपद का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और मैं पार्टी की तरफ से सुनीता सिंह का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठीक। और मैं हमारे जिले के बहुत ही कर्मठ और सहनशील अध्यक्ष आदरणीय बलदार यादव जी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे पूर्व सांसद आदरणीय हम लोगों के बीच में हमेशा जो मार्गदर्शन देते हैं आदरणीय नंद किशोर यादव जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे पूर्व राज्य मंत्री राम दुलारे राजभर जी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे लालगंज के अभी निर्दल जो चेयरमैन हुए हैं जिले में, बहुत अच्छा जीत उनकी हासिल हुई है, शरद यादव जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे हमेशा जो राजनीति में 2 कदम आगे चलने का जो हौसला बढ़ाते हैं आदरणीय हरिप्रसाद दुबे जिला महासचिव, मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय बबीता चौहान जी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ चल के आई हैं महिलाओं के साथ आदरणीय सना जी, हमारी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, मैं उनका स्वागत करती हूँ। द्रौपदी पांडे जी हैं, हमारे पूर्व मेहनगर लालगंज के अध्यक्ष आदरणीय इंद्रजीत यादव जी हैं, जो राजनीतिक में हमको जोड़े और यहाँ तक आने में बहुत सहयोग रहा है। और मेरे बीच में हमारे बहुत ही मृदुभाषी, बहुत जोश खरोश के साथ हमेशा अपनी बात को बेबाक रखने वाले हमारे बीच में जो बैठे हैं आदरणीय डॉक्टर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक राय जी, बनारस से चल के आए हैं, अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, मैं इनका
जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस पर भरोसा किया जाए। हवस के पुजारी ने पहले किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसको शादी का झांसा देकर 10 साल तक शोषण करता रहा। शारीरिक एवं मानसिक शोषण, पीड़िता को गुमराह करके फर्जी दस्तावेजों पर शादी का खेल खेला। उसके बाद कुछ दिनों तक तरन्नुम को अपने साथ थाने में रखा और 10 साल बाद महिला कांस्टेबल के साथ रहने लगा और तरन्नुम को मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद से पीड़िता न्याय के लिए थाने से लेकर बड़े अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रही है। मेरे गांव के आलोक कुमार उर्फ राहुल पुत्र कमलेश कुमार भारतीय मेरे साथ कई सालों से शादी का वादा करके रिलेशनशिप में रहते थे। जब मैं शादी के लिए जिक्र करी तो मुझसे बोले कि नौकरी मिल जाएगी तब मैं शादी करूंगा। नौकरी मिलने के बाद ये मुझसे शादी नहीं किए। जब मैं शादी के लिए कही तो इनके घर वाले मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। इनके चाचा आनंद कुमार, बुआ का लड़का लालेश कुमार, इनकी मम्मी राजकुमारी देवी, पिता कमलेश कुमार। फिर मैंने थाना सरायनायक में शिकायत करी तो मेरा मुकदमा वहाँ दर्ज किया गया 376, 313, 506 का, जिससे मुकदमे से बचने के लिए इन्होंने मुझसे अपने अधिवक्ता के साथ मिल करके नोटरियल शादी की और शादी करने के बाद मुझे ले नहीं गए और मुकदमे में FIR लगवा लिए। और लगवाने के बाद मुझे जब इनके साथ में वाराणसी के चोलापुर थाने में रहने गई तो पता चला कि महिला कांस्टेबल अंशिका सिंह के साथ भी संबंध बना चुके हैं, रिलेशनशिप में हैं, इसलिए मुझे ले नहीं जा रहे थे। मुझे मार पीट के वहाँ से भी भगा दिए और मेरी अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। मैं कप्तान साहब के यहाँ भी पेश हुई हूँ प्रयागराज में, और मैं चोलापुर में जब ये थे वहाँ भी पेश हुई, वहाँ भी कुछ नहीं किया गया। अभी गाजीपुर में ये है तो मैं 15 मई को गाजीपुर में भी गई हूँ और ये पुलिस लाइन गाजीपुर में अभी कार्यरत है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। थाना सरायनायक से भी मुझे न्याय चाहिए और इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करिए कि ये लोग लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर सकें। इटावा पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख की 6200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। साथ ही शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस शराब के साथ गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया हरियाणा से तस्करी करके शराब को झारखंड ले जा रहे थे। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर जेल भेज दिया। देखिए, आज सैफई पुलिस जनरल इटावा द्वारा एक बड़ी रिकवरी की गई है। पिछले हफ्ते ही हमने एक बड़ी रिकवरी की थी। 3 करोड़ 5 लाख रुपए की शराब पकड़ी थी जो पंजाब हरियाणा होते हुए बिहार जा रही थी। आज ये करनाल हरियाणा से चल करके ये झारखंड जा रही थी रांची के पास, जिसको हमारी पुलिस टीम सीओ सैफई, प्रमोद यादव, इंस्पेक्टर सैफई और उनकी टीम द्वारा, महेश पाठक भी इसमें हमारे दरोगा जी शामिल थे, पूरे इंटरसेप्ट करके इसको हमारे टिमरिया मोड़ के पास जो हाईवे के पास पड़ता है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास, वहाँ पकड़ा गया एक कंटेनर जो हरियाणा ब्रांड की जो शराब पकड़ी गई है। इसमें इंपीरियल ब्लू जो शराब पकड़ी गई है 690 पैकेट है। इसमें 1 करोड़ 20 लाख के आसपास क्या दाम है और 50 लाख की पूरी गाड़ी है, तो कुल 2.25 करोड़ के आसपास ये रिकवरी की जा रही है। गाड़ी और शराब मिलाकर इंपीरियल ब्लू 690 पेटी है और 5,500 लीटर ये शराब पकड़ी गई है। इस पर एक व्यक्ति मोहन जो करनाल का रहने वाला से गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 जो मेन इसके पीछे करता धरता है, जो कि मुख्य अपराधी हैं, जो इसको इस सिंडिकेट के पीछे हैं, उनको भी पहचान कर ली गई है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी इस पुलिस टीम द्वारा जो कार्य की गई है सीओ सैफई के नेतृत्व में, उस पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संज्ञानित भी कर दिया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा इस पर 25,000 का इनाम भी पूरी टीम को घोषित किया गया है। सर, कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? ये करनाल हरियाणा से आ रही थी और झारखंड रांची को जा रही थी। सर, कहाँ अभी तक ये सप्लाई कर चुके हैं? इससे पहले भी 1.5 महीना पहले इससे पूछताछ से बताया है कि 1.5 माह पूर्व भी इस व्यक्ति ने जो है झारखंड शराब पहुंचाई थी और उस बार ये नहीं पकड़ा गया था, लेकिन इस बार पुलिस को टिप ऑफ मिल गया था, जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ ये शराब जा रही थी, क्या लग रहा है आखिर क्या वजह रही कि वहाँ पे इतनी सस्ती में बिकती है? क्या वजह है वहाँ ले जाने? देखिए, ऐसा है कि आप जैसा कि जानते हैं कि हरियाणा ब्रांड की शराब जब बिहार और झारखंड जाती है तो इसके दाम काफ़ी वृद्धि हो जाती है, तो निश्चित तौर से निजी स्वार्थ और निजी लाभ में तमाम वृद्धि हो जाती है। इसी क्रम में जो
600 का सामान होता है वो 1800 या 2000 का हो जाता है बॉटल। तो निश्चित तौर से इसी उद्देश्य से इस तरह का जो है ये कार्य किया जा रहा था। संभल जिले से बड़ी खबर है, जहां गांव में दबंगों के डर से मकान बिकाऊ के स्लोगन लगाए गए। 30 लोगों ने अपने घर के गेट पर मकान बिकाऊ के स्लोगन लगाए। मकान बिकाऊ के स्लोगन लगाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गांव के ही एक स्ट्रीट शीटर पर मकान बिकाऊ लिखवाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की। वहीं इस मामले में संभल जिले के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया, मामले में आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना गुन्नौर के अंतर्गत ग्राम फरीदपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा गांव की कुछ मकानों की दीवार पर कुछ अनर्गल बातें लिखी गई हैं। पुलिस के द्वारा जब मौके पर जांच किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण कुमार उर्फ रावण है, यह थाने का रजिस्टर्ड एचएस है। इसके द्वारा अपने लोगों को उकसाकर इस तरह की नारेबाजी लिखवाई गई थी। पुलिस के द्वारा वहां पर मौके पर उन सभी नारेबाजी को मिटवा दिया गया है तथा इस व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस व्यक्ति के विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार एक मुकदमा पहले से ही प्रचलित है, जिसकी विवेचना लगातार की जा रही है और उसमें जो भी न्यायिक कार्रवाई है वो आगे अमल में लाई जाएगी। लंबे समय के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान पर हैं। आम आदमी पार्टी की महारैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, 12 साल पहले हम इसी मैदान पर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। आज उसी मैदान पर 12 साल बाद एक बार फिर एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जनता के अधिकारों को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, वे दिल्ली की जनता के वोट का सम्मान नहीं करते। केजरीवाल ने कहा, गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को मिलाकर मोदी जी को राज करते 21 साल हो गए हैं और मुझे राज करते 8 साल हो गए हैं। केजरीवाल ने चैलेंज किया है, कोई भी मोदी जी के 21 साल और मेरे 8 साल की तुलना करके देख ले कि किसके राज में ज्यादा काम हुआ। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश की गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी, अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। आज से 1 महीने पहले